Good morning, class 10th. I'm Dr. Manju Ambia. Today we will continue with the chapter Human System. And in this video, we will discuss respiratory system. The body needs continuous supply of oxygen for metabolic processes that are necessary to maintain life. And respiratory system is a vital organ system that provides oxygen to body cell while removing carbon dioxide, because when this carbon dioxide it gets accumulated in our body, it proves to be lethal. First, we will discuss respiration. It is a biochemical process of taking in oxygen and using it for the release of energy by the breakdown of food and eliminating carbon dioxide and water. ठीक, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट इज वन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ फूड एंड इस कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन हो जाता है तो उसका एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज. ये ग्लूकोज जो है जब सेल में एंटर करता है, इट विल ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड and water while it is releasing energy in the presence of oxygen only. क्योंकि हम लोग एरोबिक बीइंग है, हम ह्यूमन सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम लोग एरोबिक हैं. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हमारा ये ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का. ठीक है. एक और जो है हमारा एनारोबिक सिस्टम होता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में भी एनर्जी प्रोडक्शन हो जाता है. दैट इज सीन इन यीस्ट विच इज अ यूनिसेलुलर फंजाई. अब जो रेस्पिरेशन है ये 2 स्टेप्स इन्वॉल्व करता है ह्यूमंस में. वन इज ब्रीदिंग एंड द अदर वन इज cellular respiration. Breathing can also be called as ventilation. It is taking in air which is rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide. मतलब हम एयर ले रहे हैं जो कि ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा है एंड हम लोग वो एयर जो है वो बाहर छोड़ रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है. ठीक. एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होगा सेल में फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब जो ग्लूकोज है जैसे ये सेल में एंटर करता है, इट विल ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ एंड दिस पायरुविक एसिड विल एंटर माइटोकॉन्ड्रिया. अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वहां पे ग्लूकोज, जैसे हमने बोला पायरुविक एसिड में ब्रेक हुआ साइटोप्लाज्म में, अब पायरुविक एसिड एंटर किया माइटोकॉन्ड्रिया में. अब ये पायरुविक एसिड जो है ये ब्रेक होगा इनटू एनर्जी एंड एनर्जी के साथ साथ जो प्रोड्यूस होगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस इज द वन विच वी ब्रीद आउट. ठीक है. जो हम छोड़ते हैं ब्रीदिंग के दौरान दैट इज दिस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. अब हम देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इन सबको कंट्रोल करने के लिए मसल्स बड़ी जरूरी हैं, इसलिए रेस्पिरेटरी मसल्स इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सबसे पहले हम देखते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब ये कंप्राइज होता है नोज से, माउथ, फायरिंग्स एंड लायरिंग्स से. अब जो नोज है इट इज द फर्स्ट एंड द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसी से ही हम सांस जो है वो अंदर ले रहे हैं. हमारा नेजल कैविटी जो है वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में बाय अ मेम्ब्रेन एंड नेजल कैविटी में जो है हेयर है, म्यूकस लाइनिंग है जो कि प्यूरिफाई करती है इनहेल्ड एयर को, ताकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स, पॉलन, मोल्ड्स एंड अदर कंटामिनेट जो हैं वो ना जा पाएँ. ठीक है. हमारी जो प्यूरिफाइड एयर जो है वही लंग्स तक पहुँचे. अब जो ये एयर जो हमने नेजल कैविटी से ली दैट विल गो इनटू नेजोफैरिंक्स. ठीक. नेक्स्ट पार्ट जो है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का दैट इज द माउथ. इट वर्क्स एज अ सेकेंडरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकॉज जब हमारा नोज जो है वर्क नहीं कर रहा है, मतलब जैसे हमें जुकाम हो गया है या नाक बंद हो गया किसी कारण से, तो हमारा माउथ जो है हमारे लिए सांस लेता है. ठीक है. इसलिए ये सेकेंडरी ऑर्गन है रेस्पिरेटरी का. हालांकि ये ठीक नहीं है क्योंकि हमारी जो एयर है वो प्योरीफाई नहीं हो पाती है, जितनी वो नोज में प्योरीफाई होती है उतनी ये माउथ में प्योरीफाई नहीं हो पाती है. लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि इट इज़ कैरिंग शॉर्ट डिस्टेंस एंड इट अलाउज मोर एयर टू मूव इन. ठीक है. ज़्यादा एयर जा पाती है और वो भी बहुत जल्दी से जा पाती है हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है. एंड नेक्स्ट जो है दैट इज फायरिंग्स. फायरिंग्स जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स एंड लैरिंगोफैरिंग्स. अब जो हमारे नाक से जो एयर मूव कर रही है, नेजल कैविटी से जो एयर मूव करती है दैट विल एंटर नेजोफैरिंग्स एंड जो माउथ से हमने एयर ली दैट विल रीच ओरोफैरिंग्स. अब जो दोनों के दोनों हैं फैरिंग्स दैट विल ओपन इनटू लैरिंगोफैरिंग्स एंड विद द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस एंड फिर वो एंटर कर जाता है लैरिंग्स में. ठीक. अब जो लैरिंग्स है इट विल कनेक्ट लैरिंगोफैरिंग्स विद द ट्रैकिया एंड उधर पे एक रहती है एपिग्लॉटिस दैट एक्ट एज ए कवरिंग so that the food
इज नॉट एंटर्ड इनटू द विंड पाइप, ठीक है, खाना जो है वो विंड पाइप में ना जा पाए, इसके लिए ये जो है एपिग्लॉटिस हेल्प करता है, ठीक। ये जो हमारा लैरिंक्स है ये 9 टाइप ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ है, एंड इसमें जो है वोकल कॉर्ड्स भी प्रेजेंट होती हैं, जिनके कारण जो है उनकी वाइब्रेशन से जो है साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इट विल कंप्राइज ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वेली एंड लंग्स। एंड जो हमारा सबसे पहला जो इसका पार्ट है दैट इज ट्रैकिया। इसमें ये लगभग 5 इंच लंबा होता है, एंड इट इज अ स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। एंड ये जो कार्टिलेज है दैट इज कवर्ड बाय सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक। ये जो रिंग्स हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये क्या करती हैं, ट्रैकिया को हमेशा ओपन रखती हैं, ठीक है। वो ट्रैकिया का जो फ्लैप्स हैं कहीं वो आपस में स्टिक ना कर जाएं, इसलिए ये रिंग ऑफ कार्टिलेज जो है ये उसकी मदद करती हैं, एंड इट विल हेल्प इट टू रिमेन ओपन टू एयर ऑल द टाइम, ठीक। एंड इट विल कनेक्ट लैरिंग्स टू द ब्रोंकी, ठीक है। ट्रैकिया जो है लैरिंग्स को ब्रोंकी के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहा है। एंड ट्रैकिया पे भी एक एपिथेलियम लाइनिंग होती है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करती है, जिससे कि डस्ट एंड कंटामिनेंट्स जो हैं वो अंदर ना जा पाए। देखो ये सब जो है हमारी बॉडी का बिल्ट इन मेथड है, ताकि कोई भी हार्मफुल थिंग जो है हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट जो है वो है ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। जैसे ही थोरैसिक कैविटी में पहुंचता है ट्रैकिया, वहां पे ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक लेफ्ट ब्रोंकी हो जाती है और एक राइट ब्रोंकी हो जाती है। जैसे ही उसका डिवीजन होगा तो उसको हम कहते हैं उस वक्त प्राइमरी ब्रोंकी, ठीक। ये प्राइमरी ब्रोंकी जो है अब एंटर कर जाएगी लंग्स में, और उसे अब हम कहने लग जाएंगे सेकेंडरी ब्रोंकी। वहां पे ये फिर से स्प्लिट करेगी स्मॉलर ब्रोंकी में, जिसको हम टर्शरी ब्रोंकी करते हैं। जो टर्शरी ब्रोंकी है ये जो है अब अलग अलग लोब्स में एंटर करने वाली है। जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो राइट लंग है दैट इज लार्जर वन, एंड द लेफ्ट लंग दैट इज द स्मॉलर वन। जो हमारा राइट लंग है उसमें 3 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड लेफ्ट लंग में जो है वो 2 ही लोब्स होते हैं। तो टर्शरी ब्रोंकी जो है वो राइट लंग में जो है 3 लोब्स में एंटर करेगी, एंड इन लेफ्ट लंग इट विल एंटर 2 लोब्स, ओके। अब जो टर्शरी ब्रोंकी है it will divide further into smaller bronchioles, and it will spread throughout the lungs, and each bronchiole that will split into smaller branches which are known as टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। एंड ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं इनके जो एंड्स पे रहते हैं वो टाइनी बैलून शेप्ड एयर सैक्स होते हैं, ये वाले, ठीक है, जो सबसे आखिरी में रहेंगे। सबसे पहले प्राइमरी हुआ, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ब्रोंकी, फिर उसके बाद टर्शरी ब्रोंकी, उसके बाद भी इसकी ब्रांचिंग होती रही। फिर जो है टर्मिनल ब्रांचिंग पे जाके जो होगी ये एल्वेली प्रेजेंट होते हैं, जहाँ की अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा बाय ए सिंपल मेथड दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में होता क्या है, सिर्फ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है वो गैसेस मूव करती हैं, ठीक। हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, एंड एल्वेली में इस वक्त ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है वो ब्लड में कम है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन एल्वेली से ब्लड में मूव कर जाएगी, एंड जो हमारी अल्वेली है उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ब्लड में ज़्यादा है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वेली में मूव कर जाएगी, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन जो है द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर वो कैपिलरीज के थ्रू जो है वो मूव कर जाएगा ताकि वो सारे सेल्स तक पहुंच सके, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है लंग्स। एंड ये जो लंग्स है दीज आर पेयर ऑफ स्पॉन्जी पिंक कलर के होते हैं ये ज़्यादा, एंड दे आर एयर फिल्ड ऑर्गन्स, ठीक है। दे आर लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ चेस्ट, एंड ईच लंग इज सराउंडेड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है मैं आगे बताऊंगी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस inside the lungs and out removing it also। अब जो हमने पहले, जैसे मैंने पहले बता दिया कि लेफ्ट लंग जो होता है वो स्मॉलर होता है राइट वन से, इसमें सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, जबकि जो हमारा राइट लंग होता है उसमें जो है 3 लोब होते हैं। राइट लंग जो है वो बड़ा है, लेफ्ट लंग छोटा है, इसलिए क्योंकि जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा एकोमोडेट कर रहा है हार्ट को, ठीक है, इसलिए वो हार्ट को एकोमोडेट कर रहा होता है, इसलिए वो थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक। अब जो हमारा पूरा लंग्स है इसमें 30 मिलियन के करीब जो है एल्वेली होते हैं। ये बहुत बड़ा सरफेस होता है, एंड इसको ओपन अप किया जाए तो ये पूरा सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, एंड हम लोग बहुत आसानी से जो है ऑक्सीजन जो है सेल तक अच्छे से पहुंचा भी पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव भी कर पाते हैं इन एल्वेली की मदद से, ठीक।
ये जो एल्वेली हैं दे आर लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है दैट मीन्स इट इज सिंगल लेयर सेल है ये, जिससे कि जो है गैसेस का एक्सचेंज हो पाए। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन से, जैसे मैंने पहले बताया, डिफ्यूजन होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन जहाँ होगी वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगी गैस, एंड जहाँ पे कम होगी वहाँ की तरफ ही आने वाली है। जैसे हम लोग ज़्यादातर फर्श पे पानी गिराएं तो पानी गिराने के बाद हम देखते हैं ना कि पानी हमेशा निचाई की तरफ मूव करता है, वैसे ही गैसेस के साथ होता है। वहाँ पे जहाँ पे गैसेस ज़्यादा होंगी वहाँ से वो लोअर तरफ मूव करना शुरू कर देंगी, दे विल मूव टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स। अब मसल्स में जो है एक हो जाती है हमारी इंटरकोस्टल मसल जो कि रिब्स के बीच में होती है, और एक डायफ्राम है जो कि हमारी थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। ठीक है, एंड जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये दो टाइप की होती हैं, एक इंटरनल एंड एक एक्सटर्नल। एंड डायफ्राम जो है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो हम जानते ही हैं। अब हम इनको अलग अलग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में देख लेते हैं कैसे काम करती हैं। ठीक, ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है, डायफ्राम विल कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इट विल मूव डाउनवर्ड, मतलब एब्डोमिनल कैविटी की तरफ ये मूव करेगा, स्टमक की तरफ जाएगा ये। ठीक है, नीचे की तरफ मूव करेगा। एंड जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये रिब्स को जो है बाहर की तरफ खींचेंगे, एलिवेट करेंगी। ठीक, बाहर की साइड आ जाएगा हमारी रिब्स, एंड हमारा जो थोरैसिक कैविटी है वो एक्सपैंड होगी। थोरैसिक कैविटी जो एक्सपैंड होगी तो लंग्स को फूलने के लिए जगह मिलेगी। जैसे ही हम हवा अंदर लेंगे तो हमारे लंग्स क्या हैं, अब फूलेंगे। ठीक, अब जो जैसे हम बैलून को फुलाते हैं ना, तो बैलून चारों तरफ से फूलता है, एक साइड से नहीं फूलेगा। ठीक है ना, वो चारों तरफ से फूलता है। अब हम जैसे उसमें नीचे की साइड जो है, अगर हम बैलून को देखें तो नीचे की साइड समझे आप उसका डायफ्राम है, एंड जो साइड्स जो हैं वो उसकी रिब्स है, वो ऊपर की साइड मूव कर रही है। ठीक, अब ड्यूरिंग एक्सलेशन जो है उसमें डायफ्राम रिलैक्स करेगा, तो क्या होगा, डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। अब यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम करेंगी जो कि रिब्स को डाउनवर्ड मूव करेंगी, और थोरैसिक कैविटी अब जो है कम हो जाएगी, जिससे कि जो है हवा बाहर की तरफ मूव होने वाली है। ठीक है, तो ये पूरे मसल्स का काम है, हवा का अंदर लेना है एंड हवा को बाहर छोड़ना। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में जो है ना दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द एल्वेली एंड द एटमॉस्फेयर, एंड द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। ये तो हमने अभी देख लिया डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से कैसे होता है। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि जो हमारा डायफ्राम जो है वो मूव करता है एब्डोमिनल कैविटी की तरफ, एंड रिलैक्स जब होता है तो ये डायफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, एंड थोरैसिक कैविटी का जो है जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है इसकी वजह से। एंड जो ये नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट है इसमें क्या होता है कि जो ये हमने, जैसे मैंने पहले बोला कि हमारे लंग्स को कवर करती हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये क्या करता है, सील कर देता है लंग्स को बिल्कुल। एंड जब ये पूरा सील कर देता है, जिससे क्या होता है लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब जब अंदर प्रेशर कम हुआ तो जैसे हम सांस लेंगे तो एयर विल मूव इनसाइड आवर लंग्स। ठीक, जैसे मैंने बोला एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो प्लूरल मेम्ब्रेन ने क्या किया था, लंग्स को सील किया, जिससे वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उधर का प्रेशर, सॉरी, वहां का प्रेशर जो है कम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब वहां से मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर से हवा जो है हमारे लंग्स की तरफ मूव करेगी। ठीक, अब जो रेस्पिरेशन है उसको हम दो टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसमें गैसियस एक्सचेंज हो रहा है एयर फिल्ड एल्वेली एंड ब्लड के बीच में, एंड ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस की वजह से। ठीक है, जैसे कि हायर कंसंट्रेशन उनसे लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा। और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस जो होती हैं दैट विल मूव फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यू, दैट टू बाय डिफ्यूजन। अब जो हमारा ब्लड में मूव कर रहा है जो ऑक्सीजन दैट इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन। ठीक, ऑक्सीजन जो है दैट विल मूव बाय हीमोग्लोबिन। 99% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन में मूव करता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है वो मेजॉरिटी जो है वो ब्लड प्लाज्मा में मूव करता है, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, एंड बाय विद दिस वी विल एंड दिस पार्ट एंड वी विल कम विद द नेक्स्ट सिस्टम सून।